हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी जो यूरोप का था। हम लोग जानेंगे कि जो बॉर्जीज आए उस समय यूरोप का जो कोर्ट सोसाइटी था वो कैसे इफ़ेक्ट किया या क्या क्या चेंजेस आया। कोर्ट सोसाइटी में नोबल्स थे, मोनार्क्स थे, बॉर्जीज थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट कल्चर एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या विजुअल आर्ट्स थे, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया तो किस टाइप के आर्किटेक्चर थे और कौन से जो थे इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट थे। पेंटिंग हो गया तो मेडाइवल पेंटिंग कैसा था, रेनेसा में क्या हुआ, स्कल्पचर्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो आर्किटेक्चर और पेंटिंग में यूज़ हो रहा था रोमानेस्क्यू के द्वारा, गॉथिक्स के द्वारा, ये सब के बारे में जानेंगे। म्यूज़िक के बारे में हम लोग जानेंगे, लिटरेचर के बारे में जानेंगे, सोशल लाइफ एंड लेजर्स के बारे में जानेंगे कि कैसा यूरोपियन का सोशल लाइफ चल रहा था, पॉपुलर कल्चर इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरोप। तो डिफरेंट टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। So let's start with the lecture. Historical context and condition of diversity in Europe. Medieval Europe 5th to 15th century was characterized by a patchwork of diverse culture, language and political entities. The fall of Roman Empire and subsequent rise of various kingdoms and empires such as the Carolingian Empire and the Byzantine Empire and the Islamic Caliphate contributed to this diversity. हम लोग देखते हैं कि मिडाइवल यूरोप में 5 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपहीवल होता है। डिफरेंट एम्पायर्स आते हैं, किंगडम्स आते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। इस्लामिक कलिफेट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं। अरब पेंटिंग, पर्शियन आर्किटेक्चर्स को भी हम लोगों को देखने को मिलता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का स्प्रेड जो हुआ था उसकी वजह से प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। क्यों हुआ था ये सब? माइग्रेशन हुआ। क्यों माइग्रेशन हुआ? क्योंकि लोगों को ट्रेड करना था। तो ये सब चीज़ के कारण हम लोग एक कल्चर एक्सचेंज देखते हैं और कल्चर एक्सचेंज के चलते हम लोग डिफरेंट आर्ट आर्किटेक्चर का फॉर्मेशन भी देखते हैं। कोर्ट सोसाइटी बॉर्जियस इन यूरोप का कैसा था? बॉर्जियस कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिनके पास पैसा होता है। और प्रोलिटेरियट्स कौन होते हैं? जो वर्किंग क्लास होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। ये मार्क्सिज्म में हम लोग देखते हैं कि मार्क्स का कहना था बॉर्जियस और प्रोलिटेरियट्स के बारे में। तो कोर्ट सोसाइटी कैसा था यूरोप का? नोबेलिटी था। कोर्ट सोसाइटी में जो नोबेलिटी थे वो डोमिनेट करते थे कोर्ट को। उनके पास सारा लैंड का पावर रहता था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते थे। बट उनको बहुत ज़्यादा पेट्रन्स, आर्ट का भी लव था। वो लोगों को कैस्टल, पैलेसेस, कोर्ट रिचुअल्स, एटिक्यूटीज़, ये सब बहुत पसंद था। मोनार्क्स और कोर्ट्स जो कोर्ट्स में रहते थे जैसे कि किंग और क्वीन, वो उनका पॉलिटिकल लाइफ जो था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था। वो बहुत कुछ देखते थे कोर्ट्स में। और कोर्ट जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था कल्चरल पेट्रनेज का। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डांस होता है, म्यूज़िक, सिंगिंग, ये सब ड्रामाज होता था। तो एक कल्चर एक्सचेंज देखने को मिलता है। बॉर्जीज का इमर्जेंस कब होता है? द बॉर्जीज और द मिडिल क्लास बिगैन टू इमर्ज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेट मिडिल एजेस एंड द रेनेसां. This class was composed of merchant, artisans and professional who lived in towns and cities. बॉर्जीज का इमर्जेंस हम लोग लेट मिडिल एजेस में देखते हैं, रेनेसा में देखते हैं। ये एक ऐसा क्लास था जिसमें रिच मर्चेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, प्रोफेशनल पीपल थे जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते थे। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, द बॉर्जीज गेन्ड इकोनॉमिक पावर थ्रू ट्रेड, बैंकिंग एंड कॉमर्स. दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन द राइज ऑफ अर्बन सेंटर एंड प्लेड अ की रोल इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड. हम लोग देखते हैं कि बॉर्जीज जो है वो एक बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखते थे कोर्ट में, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट थे, ये लोगों के पास पैसा था, तो ये लोग ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, ये सब आते थे। ये लोग कौन थे? जो बॉर्जीज क्लास थे, यही लोग ना ये सब चीज़ स्टेक होल्डर्स, ये सब स्टेट चेंज, स्टॉक चेंज, स्टॉक मार्केट्स उस समय बनाए ताकि वो लोग इंडिया में आए, कॉलोनियल रूल्स इस्टेब्लिश कर पाए। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हम लोग देखने को मिलता है। अब कल्चर एस्पेक्ट्स में हम लोग आ जाते हैं। विजुअल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। सबसे पहले आर्किटेक्चर देखते हैं। दो जो पीपल थे, गॉथिक्स और रोमानेस्क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों का आर्किटेक्चर जो था वो बहुत फेमस था। रोमानेस्क्यू जो थे वो वॉल्स पे, थिक पे वॉल्स जो है उस पर डिज़ाइन करते थे अपने वर्क को, लार्ज टावर्स पे, उस पर वो अपना डेकोरेटिव आर्केडिंग करते थे, वर्क करते थे। वहीं पे गॉथिक्स क्या काम करते थे? जो लंबा लंबा ग्लास विंडोज़ आप देखते हैं, इटली में जाइएगा, यूरोपियन सिटीज़ में अभी भी आपको वो रिच कल्चर देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े ग्लास हैं, विंडोज़ हैं। तो ये सब जो था ये गॉथिक्स का आर्ट था। दोनों का आर्किटेक्चर के बारे में आप समझ गए।
पेंटिंग्स में हम लोग मिडाइवल एज में आ जाते हैं। तो पेंटिंग जो था वो बहुत रिलीजियस बेस्ड थीम्स पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बाइबल पे लोग बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। रेनेसा ह्यूमैनिज्म हम लोग देखते हैं, जैसे कि डिफरेंट पेंटर्स थे, लियोनार्डो डा विंसी मोनालिसा बनाए, माइकल एंजेलो, राफेल। तो माइकल एंजेलो और राफेल का भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है रेनेसा पीरियड में, और ये लोग ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से भी बना रहे थे। मोनालिसा जो पेंटिंग है उसमें एक जो लेडी का पेंटिंग बनाया गया वो कितना ह्यूमैनिस्टिक है, इतने जोग्राफिकली मैं बोल रही हूँ, ज्योमेट्रिकली कितना करेक्टली बनाया गया है, लगता है कि पेंटिंग को देखे कि रियली वो इंसान वहाँ पर है। स्कल्पचर मिडाइवल एज में हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस स्कल्पचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा गेन किया था, जैसे चर्च हो गया, कैथेड्रल्स हुआ, तो वहाँ पर रिलीजियस स्कल्पचर्स बना के रखा जा रहा था। रेनेसा में स्कल्पचर्स लाइक माइकल एंजेलो, डेविड का जो स्कल्पचर था हम लोग रेनेसा पीरियड में देखते हैं कि ब्रोंज के स्टैचू से बनाया गया था, उनके लेग को एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिस्टिक स्टाइल, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, तो आर्टिस्टिक्स आर्किटेक्चर और पेंटिंग में हम लोग को देखने को मिलता है सबसे पहले रोमांस्क्यू, गॉथिक और रेनेसा। गॉथिक का वही हो गया जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट उनका जो आर्च था, रिबल वॉल्स था, फ्लाइंग्स था, ये सब। रोमांस्क्यूज का हम लोग क्या देखते हैं, सर्कुलर आर्चेस, सॉलिड अपीयरेंस। और रेनेसा में हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक प्रोपोर्शन एंड ज्योमेट्री इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल एंटिक्विटी। एक ज्योमेट्रिकली बेस्ड जो प्रॉपर ड्राइंग होता है वो रेनेसा पीरियड में हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको समझाया, आप उसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए। म्यूज़िक, या वीडियो पॉज करके। म्यूज़िक हम लोग मिडाइवल पीरियड में देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है जॉर्जियन चैंट से, मोनोफिक लिटरेरिकल म्यूज़िक, सेक्युलर म्यूज़िक, ट्रॉबडोर एंड ट्रॉवेरर सॉन्ग्स। बहुत सारे सॉन्ग्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि मिडाइवल पीरियड में इमर्ज होते हैं। सूफी का भी हम लोग इमर्जेंस देखते हैं इस्लाम के चलते। रेनेसा में हम लोग क्या देखते हैं, मार्क द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीफनी विद द कंपोजर्स लाइक जॉस्केनियो, डेस्प्रेस एंड पैलेस्ट्रीना। डिफरेंट रेनेसा पीरियड में डिफरेंट हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं थिंकर्स का, आर्टिस्ट्स का, जो म्यूज़िक बहुत अच्छा कंपोज करते थे, जैसे कि Josquin, Palestrina. Instruments such as lute and harpsichord became popular. जो इंस्ट्रूमेंट रेनेसा पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो क्या था, ल्यूट और हार्पिस्क्रॉड। आप ये दोनों को जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए कि ये दोनों कैसा इंस्ट्रूमेंट्स था। लिटरेचर मिडाइवल पीरियड डोमिनेटेड बाय रिलीजियस टेक्स्ट, epic poems like Beowulf and the Chivalric romance such as the Arthurian legends. Renaissance saw a revival of classical literature and emergence of vernacular language. Notable works includes the Dante Divine Comedy, कॉर्करी। हम लोग देखते हैं कि मिडाइवल पीरियड में लिटरेचर भी है वो बहुत ज़्यादा इमर्स करता है, डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, पोएम्स आते हैं, ब्यूटीफुल कैवलरिक रोमांटिक पोएम्स या स्टोरीज़ लिखे जाते हैं। रेनेसा पीरियड में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आते हैं, क्लासिकल लिटरेचर का इमर्जेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। सोशल लाइफ एंड लेजर्स, feast and festival, religious festival, fairs and markets were the central to social life, providing opportunities for entertainment, trade and community bonding. हम लोग देखते हैं कि सोशल लाइफ भी यूरोपियन टाइम्स में 7th सेंचुरी के अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप गेन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि फेयर्स, मार्केट्स, मेला जो था वो लगता था और लोग मेला में जाके घूमते थे। रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कि इंडिया में क्या कुंभ होता है, तो वहाँ पर भी उस समय रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, तो ये एक कल्चरल एक्सचेंज के काम आता था। स्पोर्ट्स एंड गेम का एक्टिविटीज़ भी हम लोग देखते हैं, सच एज जॉस्ट्रिंग, आर्करी एंड बॉल गेम्स वर पॉपुलर अमंग द नोबिलिटी एंड कॉमन folk. नोबल्स जो थे वो समय सबसे ज़्यादा क्या, आर्करी जो हम लोग देखते हैं तीर लगाना, ये सब जो गेम्स था वो समय बहुत पॉपुलर था। गिल्ड्स एंड एसोसिएशन, क्राफ्ट ट्रेड गिल्ड्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रेगुलेशंस फॉर देयर मेंबर्स। क्राफ्ट्स, गिल्ड्स, ये सब जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था उस समय। पॉपुलर कल्चर इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरोप, क्या क्या कल्चर्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था यूरोप में। Folklore and legends, stories, myth, legends were passed down orally, often reflecting the values and belief of the time. शुरू में तो हम लोग देखते हैं कि folklores जो गाना था,
ट्रेडिशनल गाना, जैसे कि हमारे बिहार में या यूपी में हम लोग क्या देखते हैं, मगही या भोजपुरी, ये सब जो है ब्रजमगही, ये सब जो लैंग्वेजेस है वो है। वहीं पे उस समय में उन लोगों का फोकलोर्स अलग होता था, तो उस समय उन लोगों का रिफ्लेक्ट करता था, वो कल्चर्स को देख पा रहे थे, और ये ऑरली पास हो रहा था, रिटर्न में नहीं था। पब्लिक इंटरटेनमेंट होता था, प्लेज किया जाता था, अभी भी नाटक हम लोग देखते हैं कि होता है, तो उस समय क्या था, नाटक होता था इंटरटेनमेंट के लिए। डेली लाइफ में for most people daily life revolves around agriculture, work, family, community activity, religious observance were इंटीग्रल एंड डेली रूटीन। हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में जो लोगों का बहुत कॉमन जो डेली रूटीन था वो क्या था, वर्क करना, फैमिली को मेंटेन करना, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, वो लोग रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करते थे एज अ डेली रूटीन। Conclusion: the cultural landscape of Europe was rich and diverse, shaped by variety, influence with different religion and social classes. हम लोग देखते हैं कि यूरोप का कल्चर जो था वो काफ़ी डाइवर्स था, रिच था, इसमें डिफरेंट रिलीजन, सोशल क्लासेस का इमर्जेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। द इंटरप्ले बिटवीन कोर्ट सोसाइटी एंड इमर्जिंग बॉर्जीज, हम लोगों को एक कोर्ट सोसाइटी कैसे इमर्ज किया और बॉर्जीज का क्या इंपॉर्टेंस रहा स्टेट को लेके, वो भी हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसे आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक ये सब फ्लरिश किया यूरोप में, ये सब देखने को मिलता है। आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज़ हो रहे थे म्यूज़िक में, तो एक डायनेमिक और वाइब्रेंट कल्चर हम लोगों को देखने को मिलता है मिडाइवल टाइम में। लोगों के सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है, उन लोगों को भी ड्रामा, सिंगिंग ये सब पसंद था, वो लोग ट्रेडिशनल्स पे भी फोकस करते थे। This period laid the foundation of culture, intellectual and development that would follow the Renaissance and beyond. तो इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि कल्चरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है रेनेसा और बियॉन्ड में। तो हम लोग यूनिट 5 जो है वो कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।